आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी और ये क्लास तीसरी होगी। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे टाइप करना है @टेट सीटेट क्लासेस और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने एक पॉइंट मिस कर दिया था, तो आज पहले हम उस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। जैसा हमने देखा था कि हांगकांग में स्नेक खाए जाते हैं, ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है और केरला में उबला हुआ टैपियोका जो कोकोनट करी के साथ खाया जाता है। और मिसिंग पार्ट था गोवा में मछली खाई जाती है जो कोकोनट ऑयल में तली हुई होती है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करवाएगा और एक तरफ आपको हांगकांग यानी प्लेसेस दे देगा और दूसरी तरफ आपको वहाँ की डिशेस या वहाँ के आइटम्स दे देगा। तो आपको बोलेगा मैच कराइए कि कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ कहाँ पे खाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, हांगकांग स्नेक, गोवा में कोकोनट ऑयल में तली हुई मछली और कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में तली हुई मछली और केरला में बॉइल्ड टैपियोका। तो मूव करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप लोगों ने ज़रूर इन पक्षियों को देखा होगा। ये तो उल्लू है और ये हमारा मैना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आप यहाँ पे ज़रूर देखेंगे कि जो मैना होती है वो उल्लू से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से भिन्न है। मैना अपनी गर्दन को मूव कर सकती है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे इस तरीके से अपनी गर्दन को मूव कर सकती है। ये डिफरेंस है मैना में। और उल्लू में क्या डिफरेंस है, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक रोटेट कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर इसके सामने की तरफ हैं लेकिन गर्दन इसकी आपकी तरफ है, ठीक है। ये अगर चाहे तो गर्दन को थोड़ा और इधर बेंड कर सकता है, मूव कर सकता है। यानी इतनी ज़्यादा बेंड अपनी गर्दन को कोई नहीं कर सकता है सिवाय उल्लू के, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक पॉइंट थे। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपने जगह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये बोल रहा है कि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, मैं असम से हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे होंगे कि बारिश की वजह से यहाँ पे जो घर हैं काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बाँस के खंभे हैं और उनके ऊपर घरों को बनाया जाता है। ये घर जो हैं अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या आ सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेम्बू पिलर्स जो हैं, यानी जो बांस के खंबे होते हैं, वो किस प्रकार के घरों में इस्तेमाल होते हैं और ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है असम में घर होते हैं जो ज़मीन से ऊपर काफ़ी घर बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की स्टूडेंट है जो बता रही है कि मैं मनाली से हूँ, जो एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है। जैसा हम जानते हैं कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पे काफ़ी घाटियाँ भी हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माउंटेन वाला एरिया भी रहता है क्योंकि लद्दाख और कश्मीर का पार्ट है उसी के आसपास। और ये बोल रही कि हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बहुत बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि जो मनाली वाला जो एरिया है यहाँ पर जो हाउसेस होते हैं वो स्टोन या वुड के बने होते हैं, ठीक है, ताकि अंदर से वो गर्म रहें। तो इतना आप लोग पॉइंट ज़रूर नोट करेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाते रहेंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो बोल रहा है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर रेनफॉल तो बहुत कम होती है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारों बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मकान मिट्टी से बना हुआ है और छतें जो हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं ताकि अंदर का जो मौसम है, अंदर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अच्छा बना रहे, ठीक है। तो अब आपके एग्ज़ाम से जुड़े जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि इस टाइप के घर जो मड के कीचड़ या फिर मिट्टी से जो लिपे पुते होते हैं
और जिनके छत के ऊपर थॉर्नी बुशेस यानी कटीली झाड़ियाँ होती हैं, वो ऐसे घर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बोट है, इसको हाउस बोट कहा जाता है। और ये हाउस बोट कहाँ पे है? कश्मीर में एक डल झील है, ठीक है, कश्मीर में डल झील है, वहाँ पर ऐसी बोट्स पाई जाती हैं जिनको शिकारा कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इस टाइप की जो बोट हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? डल झील में पाई जाती हैं और इनको शिकारा कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोग काम की तलाश में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह बहुत कम है। यानी जो शहर में लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैं, जगह बहुत कम है। बहुत से लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि शहरों में समस्याएं कौन सी होती हैं? तो शहरों में सबसे बड़ी समस्या होती है जगह की, क्योंकि जगह बहुत कम होती है, लेकिन लोग गांव से आकर के ज़्यादा बसना शुरू कर देते हैं। तो ये समस्या शहर में रहती है। तो आप लोग इसको नोट भी करेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करवाना है, मैच करवाना है। इस टाइप के जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है। तो इसका इग्लू होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपके सामने यहाँ पे अभी हमने देखा था, ये हाउस बोट है। और यहाँ पर इस टाइप से जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग ऊंची बनी हुई है, यानी इसको हम बोलेंगे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी बहुमंजिला इमारत है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक झोपड़ी है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिस्कशन ऑन फीलिंग इन एनिमल्स विल हेल्प डेवलप सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रंस टुवर्ड्स देम, यानी जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो जब भी हम जानवरों के प्रति चर्चा करते हैं तो बच्चों में एक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, बच्चे भी सोचते हैं उनके बारे में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के संवेदनशील विकास होने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस चित्र में कुछ विशेष काम जो है वो सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। यानी महिलाएं क्या कर रही हैं? पानी भरने के लिए सरोवर के पास आई हुई हैं। क्या ये काम पुरुष नहीं कर सकते हैं? क्या ये काम मेल नहीं कर सकते हैं? तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि घरों में, हमारे घरों में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं या फिर और भी कई मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। तो उनसे बच्चों के बारे में, बच्चों को क्या असर पड़ता है? बच्चे जब देखते हैं कि पिताजी या फिर हमारे घर में चाचा अंकल या जो भी है वो इस तरीके से नशीली मादक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो उनसे बच्चों में क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस तरीके से क्लास में बड़ी संवेदनशीलता के साथ में डिस्कशन करना चाहिए, ताकि उनसे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और इस मुद्दों पे डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है। आगे अगर हम बात करें, कभी कभी कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनके बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को पीते हुए देखते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, और बच्चे भी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं और उनको लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर इसकी यह लत छुड़ाई जाए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, समस्या बड़ी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, और अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा पूरा जो लक्ष्य टारगेट है कि हम क्लास 3, 4 और 5 का जो एनसीईआरटी का ईवीएस का सिलेबस है पूरा डिस्कस कर लें एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इसीलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी की ही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।